हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आज की सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास। यानी आज का सेशन ये जो है महामैराथन के तौर पर रहने वाला है, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को क्या करेंगे, पूरे तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये संभव तभी होगा जब आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा। तो आप लोग जिस प्रकार से अभी इस सेशन से जुड़ रहे हैं, उसी प्रकार से इस सेशन में इन तक आप लोग को बना भी रहना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये जो पार्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोग चाह कर भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग यही प्रयास करेंगे कि जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग जो है इस चैप्टर को बार बार क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। जितना बार ज़्यादा रिवाइज करिएगा, उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट को जो है यहाँ पर समझने का हम लोग क्या करेंगे, तो प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ से आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। यदि आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैं आप लोग को बतलाऊंगा उसको आप लोग को पूरा बारीकी से यहाँ पर एक एक करके समझते आप लोग को चलना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जो है हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं या करते हैं। तो देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो इस बुक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो आप लोग कहिएगा मजूम था। तो वो पूर्व नाम क्या था? तो मजूम था। जो है बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। किनको? तो बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के उपनाम से भी इनको जाना जाता था या पुकारा जाता था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो है मौजम मौजम यानी शाह आलम प्रथम बहादुर शाह की उपाधि के साथ 65 वर्ष की आयु में जो है सर्वाधिक आयु में क्या हुआ, तो दिल्ली का सम्राट बना। तो सर्वाधिक आयु में यानी सबसे ज्यादा उम्र में जो है दिल्ली का सम्राट कौन बना? तो ये बना। इसका पूरा नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, अब्दुल सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह। ये नाम जो है पूरा लंबा है, तो आप लोग को ज्यादा याद रहना ही रखना है। आप लोग बहादुर शाह नाम याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। बहादुर शाह ने कुतुब में अली के साथ वली, यहाँ पर फिर से पढ़िएगा। जो है बहादुर शाह ने कुतुबे में अली के साथ यानी चौथे खलीफा के साथ वली यानी उत्तराधिकारी का नाम जोड़ा। परिणाम स्वरूप लाहौर में हाजी यार मोहम्मद के साथ इनका विवाद हुआ। अंत में पुराना जो है कुतुबा ही पढ़ा गया। बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई और एवं मदद ए मास अनुदानों को जो है पूर्ण रूप से वंशानुगत बनाया तथा फिर से राज दरबार में होली खेलना प्रारंभ किया। इन सभी पॉइंट को जो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर जो है निकाल सकता है। बट इधर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन ज़्यादा जो बनता है आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ से उग्रवादी जो है उदारवादी सब प्रारंभ होता है, वहाँ से जो है क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज देखने को मिलता है। बट ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं गवाएंगे, बस उतना ही काम से काम भर यहाँ पर मतलब रखा जाएगा जो जिससे आपको बेनिफिट हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है होली खेलना प्रारंभ किया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए गए शिवाजी के पुत्र शाहू को जो है बहादुर शाह ने रिहा किया और 1712 ईस्वी में जुल्फकार खां की मदद से जो है जहांदार सिंहासन पर बैठा। इसके शासन में एक नई जो है परंपरा शुरू हुई। उस परंपरा का नाम था सती प्राप्ति में अमीरों का हस्तक्षेप। उसके बाद अगला पॉइंट है जहांदार जहांदार
जहांदार शाह ने 1712 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। जहांदार शाह द्वारा आमेर के राजा सवाई जयसिंह यानी सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। ये बात याद रखिएगा। को मिर्जा राज की उपाधि प्रदान कर मालवा का सूबेदार जो है 7,000 के मनसब के साथ बनाया और मरवाड़ा के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान कर जो है गुजरात का सूबेदार बनाया। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज आप लोग को नहीं होना है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जहांदारा शाह द्वारा आमेर के राजा सवाई जयसिंह को जो है मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान कर मालवा का सूबेदार बनाया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क मुगल शासक जो है फर्रुखसियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। अगला पॉइंट है जहांदार शाह जो है अत्यधिक भ्रष्ट व अनैतिक चरित्र का ये जो है इंसान था। उस पर लाल कुंवरी नामक एक जो है रखैल यानी वैश्या का काफी प्रभाव था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट देख लेते हैं। जो है काफी प्रभाव था, उसका शासन में भी हस्तक्षेप था जिससे उनकी प्रतिष्ठा को काफी आघात हुआ। इसलिए इतिहासकार ताराचंद ने जो है लंपट मूर्ख कहा। जहांदारा शाह को जो है अजीमुसासन के बेटे फर्रुखसियर ने सैयद बंधु यानी अब्दुल खां एवं हुसैन अली खां के समर्थन से जो है अपदस्थ कर 1713 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट होल्ड आउट, यहाँ पे थोड़ा सा समय, क्योंकि आज का सेशन जो है मैराथन रहने वाला है और यहाँ पर हम ज़्यादा खड़े होकर यदि क्लास लेने का प्रयास करूँगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्लास जो है पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग को क्लास भी डिस्टर्ब ना हो और हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स मिलता रहे। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि इतिहास में सैयद बंधु राजा बनने वाले उपनाम से जाने जाते हैं। इतिहास में सैयद बंधु जो है राजा बनने वाले उपनाम से जाने जाते हैं। नोट में यहाँ पर याद रखिएगा कि हैदराबाद को तुरानियों ने एवं अवध को ईरानियों ने स्थापित किया। तो हैदराबाद को तुरानियों ने एवं अवध को ईरानियों ने क्या किया था, तो स्थापित किया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है फर्रुखसियर ने जोधपुर यानी मरवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी में जजिया कर इंद्र कुंवरी से विवाह किया। सॉरी, यहाँ पर जो एक बार फिर से पढ़िएगा। फर्रुखसियर ने जोधपुर यानी मरवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी से विवाह किया। इसे मुगल वंश का जो घृणित कायर कहा गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। मुगल सम्राटों में जजिया कर अंतिम रूप से मुहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में हटा दिया था। ये सभी पॉइंट को आप लोग को एक बार करके रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इस पॉइंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं कि 1719 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में रोशन अख्तर मुहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल सम्राट बना। अगला पॉइंट है कि मुहम्मद शाह के समय मुगल दरबार में ये जो है हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग स्थापित था। तो मुहम्मद शाह के समय मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग क्या था, तो स्थापित था। अगला पॉइंट है हैदर बेग यानी तुरानी सैनिक ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मुहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को जो है असफजाह एवं जो है सआदत खां को जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। मुहम्मद शाह के समय में उर्दू व संगीत का जो है सर्वाधिक विकास हुआ। सदा रंग और अदा रंग जो है ठसके प्रसिद्ध
संगीतज्ञ थे। तो ये सभी पॉइंट को जो है एक बार आप लोग को करके क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, ज़्यादा जो है प्रेशर में नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा प्रेशर में पढ़ने का जो है नतीजा ये आता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम लोग को प्रेशर के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं, हमारे पास भी अभी भी जो है पर्याप्त समय है। यदि हम लोग पूरा जो है यहाँ पर धैर्य से पढ़ेंगे, शांति बनाकर पढ़ेंगे, शांति बनाकर रिवीजन करेंगे, तब पर भी हम लोग यहाँ पर प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात चीज़ नहीं है। 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने जो है आगरा की सूबेदारी जो है सवाई जयसिंह को दी गई थी। नोट में यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि शंकर खेड़ा के युद्ध में 11 अक्टूबर 1724 को निजाम उल मुल्क ने मुबारिज खान को पराजित किया था। ईरान के सम्राट नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन जिसे कहा जाता है, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी को दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया था और 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुगल सैनिक पराजित हुए। नादिर शाह ने दिल्ली में जो है कत्लेआम करवाया। तो नादिर शाह ने दिल्ली में क्या किया करवाया था, तो कत्लेआम करवाया था। और नादिर शाह ने लगभग 70 लाख रुपए की धनराशि और तख्ते ताउस यानी शाहजहां द्वारा निर्मित तथा कोहिनूर हीरा लेकर जो है फारस वापस चला गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद शाह तख्ते जो है तारुख, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, मोहम्मद जो है तख्ते यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है 1761 ईस्वी में मराठा और जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा गया है। अहमद शाह, यहाँ पर बताया है कि 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसमें मराठों की क्या हुआ था, तो पराजय हुई थी। ये बात आप लोग को ध्यान होगा और आप लोग को ध्यान भी रखना होगा। नोट में देखिएगा बताया गया है कि अहमद शाह अब्दाली का जो है वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था एवं लूटा था। तो यहाँ पर जो है अहमद शाह अब्दाली था, ये इसका वास्तविक नाम अहमद खां था और इसने भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किया था और जो है भारत को लूटा भी था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आक्रमण ही लूटने के लिए करता था। अब्दाली ने 1748 ईस्वी से 1761 ईस्वी के मध्य 5 बार जो है यहाँ पर उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। ईस्ट इंडिया, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया यानी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह जो है आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अस्थायी रूप से प्रदान की। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा सभी लोग। अगला पॉइंट है कि दीवानी प्राप्ति के बाद ब्रिटिश सर्वप्रथम पर्वतीय जनजाति खासी के संपर्क में आए। वजीर जो है गजीउद्दीन ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली से भगाने को मजबूर किया था। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर का बिहार अभियान 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि के तहत समाप्त हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया। ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर के नाम से जाना जाता है, शाह आलम द्वितीय के शासन के दौरान 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट आता है बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से जो है पालम तक थी और यह अंतिम मुगल सम्राट थे। इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। 1849 ईस्वी में गवर्नर जो है डलहौजी तथा 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के घोषणा की थी
कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज अधिकारियों कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया, यानी वर्तमान में जिसका नाम म्यांमार है, यानी म्यांमार भेज दिया गया। आई होप ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये पॉइंट आप लोग को याद भी होगा क्योंकि ये बहुत फेमस पॉइंट है। उसके बाद बतलाया गया है कि इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। किसको? तो आप लोग कहिएगा बहादुर शाह जफर को। तो इसे बिना साम्राज्य का सम्राट भी कहा जाता है। हीरा महल, हीरा महल देखिएगा तो यहाँ बताया गया है हीरा महल यानी लाल किला जो के पास जो स्थित है उसके बारे में यहाँ पर बात चल रहा है। बहादुर शाह जफर द्वारा बनवाया गया था और हयात हयात बख्श बाग भी लाल किला यानी दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट है मुगल शासकों का 1857 ईस्वी तक 200 वर्षों तक लाल किला निवास स्थल रहा। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है नोट में यहाँ पर लिखा गया है कि 18वीं शताब्दी के जो है उत्तरार्ध में किसान दरोगा दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ये भी पॉइंट को आप लोग को क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले आजाद हुआ था अवध सआदत खां 1722 ईस्वी को, और 2 नंबर पर याद रखिएगा हैदराबाद चिनकिलिच खां, या इन्हीं का नाम है निजामुल मुल्क असफजाह। 3 नंबर पर याद रखिएगा रुहेलखंड के जो है वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, और 4थे नंबर पर याद रखिएगा बंगाल के मुर्शिद कुली खां, और 5 नंबर पर जो है कर्नाटक के जो है सादुल्लाह खां, और 6 नंबर पर भरतपुर के चूड़ामन एवं जो है बदन सिंह, और 7 नंबर पर जयपुर सवाई जय सिंह, और 8 नंबर पर मैसूर हैदर अली। ये सभी लोग जो है आजाद हुए थे। तो आई होप कि सही पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए इस टॉपिक का जो है हम लोग पहला और लास्ट अंतिम जो है पॉइंट देख लेते हैं। भारत के त्रिपुरा राज्य में मणिक्य वंश का शासन था। तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से एक नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक यहाँ से जो है हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक जितना मैं आप लोग को पॉइंट बतलाया हूँ, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे के पॉइंट को भी हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यहाँ से हम लोग को आगे पढ़ना है, यहाँ से 2 नंबर पर भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। चलिए मैं यहाँ पर लिख लिख कर ही आप लोग को पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को ध्यान बना रहेगा। नहीं तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर मैं आप लोग को बतलाता जाऊंगा और आप लोग जो है अपने ध्यान से केंद्रित करके लाइन बाय लाइन रिविजन करते चलेंगे। चलिए कोई नहीं, ऐसे जो है हम लोग के बीच जो है कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन ऐसा ही बनेगा कि लाइन बाय लाइन हम लोग रिविजन करेंगे तभी जो है ठीक रहेगा। तो देखिएगा दूसरे पॉइंट पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 1453 ईस्वी में जो है कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भौगोलिक जो है खोजों को प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाल व स्पेन देश भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर द्वारा समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों को जो है प्रोत्साहित किया गया और भारत में 18वीं शताब्दी में शर्ट पतलून और जो है सकर्ट आदि यूरोपीय द्वारा लाया गया था। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम कुछ इस प्रकार से था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद स्वीडिश आए, उसके बाद भारत में जो है यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया है ये जो है एक क्रम वाइज लिखा गया है कि कौन जो है देश के व्यापारी कंपनियां जो है भारत आई थी, क्रमबद्ध तरीके से जो यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर जो है पूरा विस्तार से समझते हैं, डेट वाइज समझते हैं कि कौन कंपनी जो है कब कब भारत पहुंची।
तो भारत में यूरोपीय कंपनी का जो है आगमन को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिएगा पुर्तगाली कंपनी आई। पुर्तगाल के जो है हॉलैंड, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन, सॉरी यहाँ पर जो है सभी जो है इतने में ही लिख दिया गया है। तो सबसे पहले कौन कंपनी आए, कहाँ के लोग आए, तो पुर्तगाल के आए। तो यहाँ पर जो है कंपनी का नाम क्या था, तो एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया कंपनी का नाम था। और ये कब आया था भारत में, तो 1498 ईस्वी में। उसके बाद जो है हॉलैंड के आए, और इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, बेरिंगिंदे ओस्ट इंडीसे कंपनी। ये कब आया भारत, तो 1602 ईस्वी को आया। उसके बाद इंग्लैंड से आए ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है 1599 ईस्वी में आया। डेनमार्क से जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1616 ईस्वी में। फ्रांस से जो है कंपेने कंपेने देश इंडेसे ओरिएंटलेस जो है 1664 ईस्वी में आई। स्वीडन से जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में आई। तो थोड़ा सा नाम ऐसा ऐसा जो है अंग्रेज का रहता है, जिससे उच्चारण करने में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा ऐसा वर्ड आएगा जिसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग समझते हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ अपने चेयर को। दिखाई तो नहीं देगा आप लोग को, सब प्रॉब्लम है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आप जो है पूरा रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि जब तक रिलैक्स फील नहीं होगा तब तक जो है महामैराथन नहीं हो पाएगा। तो रिलैक्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अब जो है यहाँ पर पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो नोट में देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन कुक ने, और जो है तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की जो है तस्मान ने, कैंप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की जो है बर्थोलोम्यू डियाज ने की थी। ये सभी जो है आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज जो है इन सभी के द्वारा किया गया था, अलग अलग समय पर किया गया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। ऐसे तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आधुनिक भारत के इतिहास में जो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मानेंगे बीपीएससी के दृष्टिकोण से, तो वो हो जाता है जब भारतीय आंदोलन चालू होता है स्वतंत्रता को लेकर। वहाँ से जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से जो है उग्रवादी नेता ने जो है अपना प्रदर्शन दिखाया। उनका क्या कहना था कि मात्र जो है एक ही रास्ता है, वो है जो है हिंसा। बिना हिंसा के जो है देश का आज़ादी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर जो है उदारवादी विचारधारा को देखा, लेकिन उदारवादी विचारधारा से नहीं लगता है कि देश का जो है आज़ादी हो पाएगा। वो जो है अपना उग्रवादी जो है रास्ता अपनाते हैं। उसके कहानी जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट कहने का मतलब कि जब उस साइड जाएंगे, यानी जो ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी के दृष्टिकोण से नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो हम लोग जो है एक एक करके यहाँ पर रिविजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है कि पुर्तगाली के बारे में देखिएगा, तो वास्को डी गामा ने 17 मई जो है 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, यानी वर्तमान में जिसका नाम जो है कोझिकोड है, बंदरगाह पहुंच कर भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के राजा जो है जमोरिन ने स्वागत किया। वास्को डी गामा के बाद 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्रल कालीकट पहुंचा, यानी भारत पहुंचा। और डोम लोरेको डी अल्मोड़ा ने 1505 ईस्वी में श्रीलंका की खोज की। और 1503 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन में दुर्ग या किला बनवाया गया, जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री एवं अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कानपुर में कन्नूर यानी केरल में स्थापित की। ये सभी पॉइंट जो है आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे।
1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को वो अल्मेड़ा 15 एक बार फिर से पढ़िएगा, यहाँ पर कुछ गलत दिखाई दे रहा है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति अपनाई थी। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसके द्वारा अपनाया गया था? तो आप लोग क्या कहिएगा? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा द्वारा ये जो है पॉलिसी अपनाया गया था, जिसको जो है शांत जल की नीति भी कहा जाता है। 1509 ईस्वी में जो अल्फासो द अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया गया और इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है, तो आप लोग कहिएगा अल्फासो द अल्बुकर्क। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि बारबोसा ने अब जो है अल्बुकर्क के दुभाषीय के रूप में कार्य किया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा की लड़ाई लड़ी और गोवा जीता। 1510 ईस्वी में पणजी यानी गोवा में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद जो है इनक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण थे। वायसराय नीनू डी जो है कुन्हा, जिसका कार्यकाल यहाँ पर बताया गया 1529 से लेकर 38 ईस्वी तक। इनके द्वारा 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी यानी औपचारिक रूप से क्या किया गया? बनाया गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में कार्य पद्धति यानी आर्मेड काफिला को अपनाया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, काफिला को अपनाया और पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी आज्ञा पत्र जो है कार्य कहलाते थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है। अगला पॉइंट है एस्तादे द इंडिया। पुर्तगाली कंपनी का नाम था यह और सन थोमे दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। पुर्तगाली यूरोप से भारत में जो है पपीता जो है अमरूद एवं अनानास लाए और भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण एवं गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा की गई। पुर्तगालियों ने भारत में जो है गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हम लोग डच के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो ये जो है डच हॉलैंड के मूल निवासी थे, तो डच आए थे भारत। पुर्तगालियों के तत्काल बाद डच भारत आए। पहला डच यात्री कार्नेलिस डी जो हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जो है गजपति एवं द्वितीय व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी जिसको पैगोडा के नाम से जाना जाता था को ढाला एवं जो है पुलिकट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने पुलिकट स्थित गिल्ड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फैक्टर डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को कहा जाता था। तो फैक्टर जो है डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को कहा जाता था और डचों द्वारा भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। डच ने अपना कारखाना चिनसुरा एवं होगली में स्थापित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने 1632 ईस्वी में पटना एवं 1641 ईस्वी में जो है बिमलीपट्टनम, 1645 ईस्वी में
1645 ईस्वी में जो है कराईकल, और 1663 ईस्वी में कोची, और 1653 ईस्वी में चिनसूरा में स्थापित किए। ये सभी जो है स्थान के नाम भी याद रखिएगा, कहाँ कहाँ इनके द्वारा अपना जो है कंपनी को स्थापित किया गया था। 1759 ईस्वी को वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों का अंतिम रूप से पतन किया, और पतन किया, अंग्रेजों का क्या कर दिया था, तो पतन कर दिया गया था। सॉरी, किसका पतन कर दिया गया था, तो डचों का पतन कर दिया गया था। तो अब यहाँ से नया एक पॉइंट जो है चालू होता है, ये है अंग्रेज। तो अंग्रेज अंग्रेज को देखिएगा, तो अंग्रेज भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सर्वाधिक सफल रहे। थॉमस जो है स्टीफेंस थॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक था, जो पादरी के वेश में पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी को गोवा आया था। दूसरा अंग्रेज नागरिक जो है राल्फ फिंच था, इसका भी नाम याद रखिएगा। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन सा था, तो आप लोग याद रखिएगा, राल्फ फिंच ही था, जिसने सूरत में व्यापारिक हेतु फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश कंपनियों में से सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत में 1593 ईस्वी में हुआ, तो भारत में व्यापार हेतु अधिकार प्राप्त हो गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर अगला पॉइंट है, 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेनहाल थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। और 24 जो है सितंबर 24 सितंबर 1599 ईस्वी को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसके बाद जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया तथा प्रावधान किया कि इसको 2 वर्ष की पूर्व सूचना से समाप्त भी किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं, व्यापार कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। तो यहाँ पर जो है नारा क्या दिया गया था, भूभाग नहीं। जीवी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की, कंपनी एक जो असंगत है, परंतु वह उस व्यवस्था का भाग जहां सब कुछ ही असंगत है। ये जो है टिप्पणी इसके द्वारा, किनके द्वारा, तो टीवी मैकाले के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज हेक्टर था, जिसको हॉकिंस 24 अगस्त 1608 ईस्वी को लेकर पहुंचा, और इस काफिले में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी शामिल था, जिसका जो है कमांडर विलियम कलिंग था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इस जहाज का कमांडर कौन था, तो आप लोग क्या कहिएगा, जो है कमांडर कौन था, तो विलियम कलिंग था। अगला पॉइंट है, कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा का ये ज्ञाता था, जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1618 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दी। फिर अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत यानी प्रारंभिक दौर में जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में फैक्ट्री स्थापित की, किंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर सूरत छोड़ने का आदेश दिया गया। किंतु सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन वेस्ट के अधीन 2 अंग्रेज जहाजों को सूरत में रहने की अनुमति दी। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा मसूलीपट्टनम अस्थाई में व्यापारी कोठी की स्थापना की। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 1612 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट ने सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया, और परिणाम स्वरूप 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के नियंत्रण में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी।
तो इतना पॉइंट आप लोग आई होप कि याद कर लिए होंगे, या आपको जो है पहले से याद था। याद नहीं है तो आप लोग को ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आप लोग को बस एक बार रिवाइज करके अपने एग्जाम में बैठना है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1612 ईस्वी के सुवाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया एवं इनके वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त किया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नौसेना विकसित की और 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सर थॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त कर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, जो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में क्या किया तो रहा। अगला पॉइंट है, देखिए अभी हम लोग ब्रेक तभी लेंगे जब ये सभी कंपनी के बारे में हम लोग सभी पॉइंट को रिवीजन नहीं कर लेते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद जो फिर से हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे क्लास को। क्योंकि यहाँ पर जो है माइक मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, ये चार्जेबल माइक है, ये डिस्चार्ज हो जाता है 1 सवा घंटा में। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट में इसको चार्ज करेंगे और फिर से जो है क्लास को कंटिन्यू हम लोग क्या करेंगे तो रखेंगे। तो थोड़ा सा बजट हम लोग का लो है, तो कोई नहीं, हम लोग लो बजट से ही हम लोग अच्छे तरीके से जो है क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर बजट कोई मैटर नहीं है। आप लोग को मेरे बात ध्यान से सुनाई दे रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, और जो है आप लोग क्या करिएगा बोर्ड पर आप लोग एक एक पॉइंट को आप लोग अपने नज़र से देखते जरूर चलिएगा, क्योंकि देखने से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन याद हो जाता है। और जब आप एग्जाम में उठिएगा तो वहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो हो नहीं सकता है, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि इसके बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को याद करते हैं। तो सर थॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेजों हेतु कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में कामयाब हुआ। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में कारखाने स्थापित किए। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके तहत सुल्तान को 500 पेगोड़ों वार्षिक कर देकर अंग्रेज गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार जो है कर सकते थे। अगला पॉइंट है पूर्वी तट पर अंग्रेजों का प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा यानी बालासोर व हरिहरपुरा में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास 1639 ईस्वी में कलकत्ता एवं बम्बई में व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए। मद्रास को स्थानीय लोग जो है चैनापट्टनम कहते थे। मद्रास को स्थानीय लोग के द्वारा क्या कहा जाता था तो चैनापट्टनम कहा जाता था उस समय। अगला पॉइंट है 1687 ईस्वी का। तो 1687 ईस्वी में मद्रास में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटम्पा से मद्रास पट्टे पर लिया यानी लीज पर लिया, और 1641 ईस्वी में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया, जो भारत में अंग्रेज का प्रथम किला एवं प्रथम जो प्रेसिडेंसी थी। फ्रांसिस डे को ही जो है मद्रास का स्थापक माना जाता है। तो फ्रांसिस डे को ही मद्रास का जो है रियल संस्थापक माना जाता है। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में एक अंग्रेज डॉक्टर बैटन के द्वारा अपने हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर एक निशान यानी विशेष फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान कर दिया। बतलाइए कैसे कैसे लोग थे यहाँ पर। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगेजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ। पुर्तगाल ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया। आप सभी लोग समझ सकते हैं, इसीलिए इन सभी का जो है मनोबल बढ़ता गया।
1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंडे के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ के लोग ही इनको क्या किए थे, तो कपार पर चढ़ा लिए थे, जिसको भगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। गोराल्ड ओगी गोराल्ड ओगियर, जिसका कार्यकाल यहाँ पर बदला गया 1669 से लेकर 1677 ईस्वी तक, सूरत का प्रेसिडेंसी एवं बम्बई का चार्ल्स द्वितीय था। इसने बम्बई शहर की स्थापना की। चार्ल्स जो है ऑक्सीडेन बम्बई का पहला गवर्नर था। अगला पॉइंट है 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय बम्बई को बनाया, पहले सूरत था बनाया। दो जो है औद्योगिक शहर कानपुर दो औद्योगिक शहर जो कानपुर था, ये जो है चमड़े की वस्तु, ऊनी एवं सूती वस्त्र एवं जमशेदपुर जो था यहाँ पर स्टील उत्पादक के लिए विख्यात था। यानी कानपुर में चमड़े की वस्तु, ऊनी एवं सूती वस्त्र तैयार होते थे, और वहीं पर जमशेदपुर में स्टील उत्पाद के लिए जो है ये जाना जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट है विलियमसन जो है हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। इसने 1672 से 75 ईस्वी में कैप्टन कुक के साथ प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्री यात्रा जो है कविकलैंड के नियंत्रण पर 1782 ईस्वी को जंगल महलों का भ्रमण किया। 1698 से 99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान की अनुमति प्राप्ति के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में तीनों गांव यानी गोविंदपुर, सुतनाती व कालिकाता की जमींदारी खरीदी और आधुनिक कलकत्ता की नींव पड़ी। देखिए कलकत्ता का नाम पहले जो है कालिकाता के नाम से जाना जाता था। ये भी जो है एक पॉइंट याद करने वाला पॉइंट है। तो कलकत्ता का नींव 1699 ईस्वी में जॉर्ज चारनाक द्वारा डाली गई और वह सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम के किले का निर्माण करवाया गया। 1715 ईस्वी में जॉर्ज सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने हेतु मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिला, और फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी के व्यापारी को सीमा शुल्क से मुक्त प्रदान की गई। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये जो है अंग्रेज के द्वारा क्या क्या किया गया था, भारत को किस प्रकार से गते गते जो है अपने बस में कर लिया गया था, उन सभी के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। बाद में जब हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे भगाया जाए, इसके बारे में क्या क्या जो है भारतीय लोग सोच रहे थे, भारत में जो वकील थे, जो अलग अलग क्षेत्र के जमींदार थे, वो किस प्रकार से जो है इन सभी से परेशान होकर एक जो है गुट तैयार कर रहे, गुट तैयार होने के बाद किस प्रकार से जो है वो आंदोलन किए, इसके खिलाफ आंदोलन करने के बाद किस प्रकार से जो है उनको स्वतंत्रता मिली, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा देश जो है गुलाम हुआ था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अगला पॉइंट है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान भारत का मुगल सम्राट अकबर था, किंतु भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना के दौरान सम्राट जहांगीर था। अवध के नवाब जो है सआदत अली खान द्वितीय ने प्रयागराज का किला 1798 ईस्वी को अंग्रेजों को सौंप दिया उसके बाद अगला पॉइंट है औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड्स को भारत से बाहर किया। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण बेहतर नौसैनिक ताकत और बंगाल के नियंत्रण से जनधन की प्राप्ति और कंपनी की इकाइयों में जो समन्वय एवं योग्य नेतृत्व इत्यादि यहाँ पर पता ना क्या लिखा गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, अगला पॉइंट है कि भारत में 1800 ईस्वी के
आसपास सूती वस्त्रों का निर्यात 30% था और 1815 ईस्वी में 15% एवं 1870 ईस्वी में केवल 3% था। उसके बाद जो है औपनिवेशिक काल में वस्त्र उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था। ढाका की जो ढाका की मलमल एवं बंगाल जूट उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध था। 19वीं सदी के अंत में भारतीय हस्तशिल्प एवं अन्य लघु एवं कुटीर उद्योग बंद हो गए क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाया गया एवं ब्रिटिश वस्तुओं को कर मुक्त रखा गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे जो है अपने वस्तु को बेचने के लिए फ्री में कर दिया गया और जो भारतीय वस्तु था उस पर टैक्स ला दिया गया। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि सेम जो है कंपनी बिस्किट बनाती है। मान लीजिए पार्ले जी बिस्कुट जो है दो कंपनी बनाई, एक कंपनी 3 रुपया प्राइस रखा, दूसरा कंपनी भी 3 रुपया ही प्राइस रखा। बट एक कंपनी का जो है सेल करने जब जाती है तो उसको उस बिस्कुट पर जो टैक्स भी देना होता है। मान लीजिए उस पर 1 रुपया उसका टैक्स लग गया तो वो जो है अब मार्केट में 4 रुपया को बिकेगा बिस्कुट, और वहीं पर एक कंपनी को जो है कोई टैक्स नहीं देना था तो जो है 3 रुपया पर ही क्या किया, बेचने लगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये कंपनी का तो घाटा लगना ही लगना है, क्योंकि सेम बिस्कुट जो है एक कंपनी 3 रुपया के बेच रही है जबकि एक कंपनी 4 रुपया के बेच रही है। ये इसलिए किया गया ताकि भारतीय जो है व्यापार ध्वस्त हो जाए और जो भी यहाँ से कांचे माल के तौर पर मिल रहा है वो हमको ही लोग बेचे और उसका फायदा जो है हम जो है अलग तरीके से लें, यानी उससे हम जो है अलग अलग प्रकार के वस्तुएं तैयार करेंगे और जो है मार्केट में महंगे दाम पर बेचेंगे। यही इन लोगों का मूल्य उद्देश्य था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 1928 ईस्वी से लेकर 1934 ईस्वी के मध्य भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई और डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। इसने यहाँ से डेनमार्क का जो है कंपनी चालू हो जाता है। इसने 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौते के द्वारा त्रिकोबार यानी तमिलनाडु एवं 1676 ईस्वी में सेरामपुर यानी बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। सेरामपुर डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र व मुख्यालय था। 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। उस पर जो है फ्रांसीसी के देख लीजिएगा तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के समय स्थापित हुई। कंपनी के संस्थापक जो है काल्वर्ट थे और फ्रांसीसी कंपनी यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में भारत आई और 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो या फ्रैंकाइस कैरोन ने सूरत में पहला क्या किया, तो सूरत में पहला कंपनी खोला होगा या कुछ क्या होगा। सूरत में पहला फ्रेंच व्यापारिक कारखाना स्थापित किया और 1669 ईस्वी में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से जो अनुमति लेकर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने 1673 ईस्वी में हुगली नदी के पास चंद्रनगर स्थापित किया। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए। पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण भी किया। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी था। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वर्ली कोडापुरम के सूबेदार शेख खां को लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो कालांतर में जो पांडिचेरी यानी तीसरा बस्ती के नाम से जाना गया। आइए हम लोग डुप्ले के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो डुप्ले 1741 ईस्वी से 42 ईस्वी में पांडिचेरी के गवर्नर बने। ये पहले चंद्रनगर के गवर्नर थे। ये प्रथम व्यक्ति थे जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी उपनिवेश की नींव रखी एवं प्रथम बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर भारतीय राजदरबार नियुक्त किया गया। डुप्ले ने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के
झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई। 1661 ईस्वी में पांडिचेरी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1776 से 1746 से 1761 ईस्वी के मध्य तीन आंग्ल फ्रांस युद्ध हुए, कर्नाटक युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है तत्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। और प्रथम आंग्ल फ्रांसीस युद्ध जो है 1746 से लेकर 48 में हुआ था। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एला सापल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ और प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध समाप्त हुआ। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सापेल। सापेल 1748 ईस्वी की संधि के तहत अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ और दूसरे आंग्ल फ्रांस युद्ध यानी 1749 से लेकर 1754 ईस्वी में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को पराजय हुई। उसे भारत से वापस बुलाकर गोडेहू का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी में हुई के साथ युद्ध विराम हुआ। तीसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध जो हुआ था 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था, जो 1756 ईस्वी में संपन्न हुए जो सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछ लेता है कि पेरिस की संधि से कौन सा युद्ध जो समाप्त हुआ था। 1760 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा सर आयरकुट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटेन ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया था। 1763 ईस्वी में संपन्न हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ शेष प्रदेशों को वापिस दे दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे तथा ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। आई होप इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। फ्रांसीसी पराजय के बाद मद्रास सुरक्षित हो गया। फ्रांसीसी अंग्रेजी फौज के सामने दक्कन में शामिल आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। 1789 से फ्रांस में जो है व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ और अम्बूर के युद्ध में मुजफ्फर जंग चंदा साहिब एवं फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। इस दौरान अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम बिहार से प्राप्त होता था। यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत, चीन एवं ब्रिटेन के मध्य त्रिकोणीय व्यापार का आधार अफीम ही था। नोट में याद रखिएगा कि फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 ईस्वी में पुदुचेरी भारत का केंद्रीय शासित प्रदेश बना। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आई होप कि अभी हम लोग जो अलग अलग देशों से आई भारत में कंपनियों के बारे में हम लोग जो है अभी रिवीजन किया, तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो डाउट को आप लोग क्लियर करा सकते हैं। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप लोग के मन में क्या डाउट है। आगे के पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो बंगाल पर जो है अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से आधिपत्य किया गया था, इसके बारे में हम लोग जो है अभी रिवीजन करने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि हम लोग लगातार अभी तक क्लास ले रहे थे। तो 2-4 मिनट के लिए ब्रेक रहेगा, उसके बाद जो है क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा।
तो चलिए माइक जो है फिर से चार्ज हो चुका है, तो हम लोग फिर से जो है 1 सवा घंटा लोग जो है लगातार क्लास लेंगे। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोग रिलैक्स हो चुका है, यहाँ पर जो है 4-5 मिनट समय आप लोग को रिलैक्स करने के लिए मिल चुका है। तो चलिए अब फिर से जो है हम लोग एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते हैं और उसी अंदाज में जो है हम लोग फिर से एक बार जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बंगाल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। बंगाल कैसा था, तो बंगाल सबसे जो है ज्यादा जो है क्या था, तो संपन्न राज्य था। उसके पास जो है सभी सुविधा उपलब्ध था, वो जो है सभी राज्यों से बेहतर आगे बढ़ रहा था। मुगलकालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश एवं उड़ीसा शामिल थे। तो मुगलकालीन बंगाल में कौन कौन शामिल था, तो पश्चिम बंगाल शामिल था, बिहार, बांग्लादेश एवं उड़ीसा। इन सभी को मिलाकर उस समय क्या कहा जाता था, तो बंगाल कहा जाता था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बंगाल में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियों स्थापित की थी, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। उसके बाद अगला पॉइंट बताया गया है 1651 ईस्वी में शाहसूजा से जो है इजाजत लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिजमैन ने बंगाल के हुगली में जो है अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो हुगली में प्रथम कारखाना जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियादी जो है मुर्शिद कुली खां दक्षिण का ब्राह्मण जो थे, इनके द्वारा डाले गए थे, जिसने 1701 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब के द्वारा सीधे तौर पर बंगाल का अंतिम नवाब सूबेदार नियुक्त किया गया, जो मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मोहम्मद अली यानी अली वर्दी खां को 1733 ईस्वी में बिहार का जो है नायब नाजिम यानी डिप्टी सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिए, क्योंकि इधर से जो है अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी भागीरथी नदी के तट पर जो ये मुर्शिदाबाद था यहाँ पर स्थापित की थी, तथा ये जो है इजार तथा इजारेदारी प्रथा प्रारंभ कर कृषकों को जो है तकाबी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज दिया। इसका उत्तराधिकारी जो है सुजाउद्दीन इसका दामाद था। जो है कौन था, तो उसका उत्तराधिकारी कौन था, तो सुजाउद्दीन था जो इसका दामाद था। 1740 ईस्वी में गिरिया यानी घेरिया के युद्ध में बिहार का सूबेदार अली वर्दी खान ने सरफराज का वध कर बंगाल का नवाब बना था। अपने जो है शासन काल में मुगलों को जो है राजस्व देना बंद कर दिया, एवं इसके शासन काल में बंगाल इतना जो है समृद्धिशाली बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। उसके बाद अगला पॉइंट है उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद यानी सिराजुद्दौला, जिसको मिर्जा मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, बंगाल का नवाब बना। इसके विरोधों में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग यानी चचेरा भाई घसीटी बेगम मौसी था, और वो जो है सेनापति मीर जाफर जो कि अली वर्दी खां का बहनोई था, प्रमुख थे। 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्यों को संभाला था। तो ये कि सभी पॉइंट आप लोग जो है समझ गए होंगे। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे अभी, फिर से जो है घबरा गए थे। कंपनी के कार्यों को क्या किया था, से तंग आकर कलकत्ता पर आक्रमण किया एवं कलकत्ता का अली नगर रखा तथा, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर सीक्वेंस टूट रहा है।
बंगाल पर आधिपत्य हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए ठीक है। तंग आकर कलकत्ता पर आक्रमण किया एवं कलकत्ता का नाम अली नगर रखा तथा मुझे मणिक चंद को किले का प्रभारी नियुक्त किया। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को पोर्ट विलियम पर अधिकार करके 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष एवं बच्चों को एक कठोरी में बंद किया। इसमें इनमें केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 146 जो है अंग्रेज स्त्री एवं पुरुष, अंग्रेज जो है स्त्री एवं पुरुष एवं बच्चों को कैद करके एक कोठरी में बंद किया और जिसमें से 23 व्यक्ति ही जीवित बचे, बाकी सबका जो है मृत्यु हो गया। इतिहासकारों ने इस काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी। अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा एवं कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 ईस्वी को कंपनी व सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई। इसके अंतर्गत सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी सुविधाओं को मान्यता दी एवं 3 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना व कलकत्ता की किलेबंदी तथा सिक्के ढालने का अधिकार भी इस संधि में था। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। उसको अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में देखिएगा तो 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के प्लासी गांव यानी भागीरथी नदी के तट पर जो ये गांव था, इसमें क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ, किंतु मीर जाफर यार तलीफ खां व राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण जो है नवाब पराजित हुआ तथा 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया। मीर मदान और मेहरलाल प्लासी युद्ध से संबंधित थे। इस युद्ध के समय मुगल शासक जो आलमगीर द्वितीय थे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे। नोट में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्लासी के युद्ध में मोहन लाल व मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी के मध्य 3 करोड़ रुपए घूस दिए या क्लाइव को अपार भेंट दी। बंगाल के नए गवर्नर बिलस्टार्ट ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया। इस घटना को बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा गया। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने हेतु मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया तथा 1763 ईस्वी में पटना स्थित फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। बंगाल की राजधानी का क्रम है कुछ इस प्रकार। सबसे पहले ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद और उसके बाद मुंगेर। 1797 ईस्वी में जो है वर्धमान की नीलामी हुई एवं वर्धमान के राजा जो है मेहताब चंद, जिनका कार्यकाल ये था, ने संथाल विद्रोह व 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा जो है गुगरीन खां नामक जो है आर्मेनियन के नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया गया एवं मुंगेर में तोप नियंत्रण के लिए कारखाना स्थापित किया गया। उस पर हम लोग बक्सर की युद्ध देख लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध इस दौरान पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी एलिस था। यह युद्ध बंगाल नवाब मीर कासिम ने शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट व शुजाउद्दौला अवध के नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एवं सैन्य गठबंधन बनाकर 20 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से मुकाबला किया। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए।
और इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई और इस समय बंगाल के गवर्नर हेनरी वेसिंगटन थे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि में देखिएगा तो इलाहाबाद से 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की पहली संधि की एवं अवध के नवाब जो है शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि की। इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का जो है दीवान मुरज्जा खान को बनाया गया। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिला। आई होप ये जो है पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के पॉइंट को और हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगला पॉइंट है राजा जो है टिकैत राय नवाब जो है आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्य हिंदू जो है जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था और 1765 ईस्वी में जाफर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने बंगाल राजस्व अधिकार अपने हाथ में ले लिया। 1765 ईस्वी में कंपनी बंगाल राजस्व अधिकार से ही भारत में व्यापार करने लगी और बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक, और एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर व्यापार करने लगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब कौन कौन रहे, तो यहाँ पर आप लोग सीक्वेंस में याद रखिएगा। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, जिनका कार्यकाल 1713 से लेकर 27 तक था, और उसके बाद जो है शुजाउद्दीन दौला 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक, और उसके बाद जो है सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी, और चौथे नंबर देखिएगा अली वर्दी खान, जिनका कार्यकाल 40 से लेकर 56 वर्ष तक था, 40 यानी 1740 से 1756 ईस्वी तक था। सिराजुद्दौला का फिर से जो है नया कार्यकाल 1756 से 1757 ईस्वी तक रहा। उसके बाद मीर जाफर का कार्यकाल 1757 से 1760 ईस्वी तक। उसके बाद मीर कासिम का जो है यहाँ पर कार्यकाल 1760 से 1763। उसके बाद मीर जाफर का कार्यकाल 63 से 65, और उसके बाद निजाम दौला का 1765 से 1766, और जो है 10 नंबर देखिएगा तो सैफ जो है उदौला का जो है 1766 से 70 तक था, और अंत में देखिएगा मुबारक उदौला का जो है 1770 से लेकर 1765 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल था। तो आई होप कि इनका कार्यकाल जो है आप लोगों को एक सीक्वेंस में समझ में आ गया है, तो इसको आप लोग एक नज़र में जरूर देख लीजिएगा अपने बुक में। और मैं आप लोग को बता दूं, यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इस बुक का पीडीएफ आप लोग को प्रदान कर दूंगा। इस बुक का पीडीएफ जो है आप लोग को हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर आप लोग को डाउनलोड करना होगा, तो प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद HP से लिखिएगा, फर्स्ट में जो है एक एप्लीकेशन आएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है इस पॉइंट को भी हम लोग क्या कर चुके हैं, तो इस पॉइंट को भी हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग को क्या पॉइंट देखें, तो बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। अब हम लोग को देखना है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध किस प्रकार से था। तो अंग्रेजों को जो है मैसूर से संबंध किस प्रकार से था, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मैसूर पूर्व में विजयनगर राज्य के अधीन था। 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय यानी विजयनगर के राजा ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। इसके अंततः मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के समय राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज एवं नंजराज के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा। हालांकि निजाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1719 ईस्वी में संपन्न हुए दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट द्वारा मैसूर से चौथे वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया था। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत नजराज के सैनिकों अधिकारियों के रूप में की थी। आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट है कि 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल का जो है फौजदार बना। इसी वर्ष हैदर अली द्वारा इसी वर्ष हैदर अली द्वारा इसी वर्ष हैदर अली द्वारा डिंडीगुल में तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया गया। हैदर अली ने खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपनी निरक्षरता छुपाने हेतु अपना सहयोगी बनाया था। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1764 से 1766 ईस्वी व 1771 ईस्वी में हैदर अली पर मराठों के आक्रमण हुए थे। 1764 ईस्वी में हली बली के युद्ध में हैदर अली मराठों से पराजित हुआ। यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। इसमें हैदर अली विजय हुआ था। ब्रिटिश जनरल जो है आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो-नोवो में पराजित कर दिया। वहीं 1782 ईस्वी को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। युद्ध के बाद जो है मंगलौर की संधि हुई एवं हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर में पराजित किया। 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें आसफी टुकड़ी कहते थे। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण हेतु धन दिया। 1785 ईस्वी को टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च एवं इलायची की निर्यात को रोक दिया। इसके पश्चात प्रशासनिक व्यवस्था को असतः अपनाने वाले टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था। टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकाबिन क्लब की स्थापना की गई एवं उसका सदस्य बना एवं फ्रांस तुर्की मिस्र में दूतावास स्थापित किया। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1786 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक चला था। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। अंग्रेज के तरफ से जो है गवर्नर कार्नवालिस नेतृत्व कर रहा था 1700, जिसका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक था। इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें मालाबार अंग्रेजों को सौंप दिया गया। संधि की शर्तों के अधीन टीपू के 2 पुत्रों को अंग्रेजों की सेवा में भेजना पड़ा था। आई होप इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है कि 1796 ईस्वी में टीपू ने एक नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलौर, दाजियादाबाद व मोलीदाबाद में डॉकयार्ड का निर्माण किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई थी, के दौरान 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कब? ये चतुर्थ आंग्ल युद्ध में। टीपू सुल्तान को जो शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। अंग्रेज लेखकों द्वारा टीपू को सीधा साधा दैत्य एवं थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है वाक्य आप लोगों से पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। अगला पॉइंट है चतुर्थ मैसूर युद्ध। चतुर्थ मैसूर युद्ध के उपरांत मैसूर के जो है विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने
अंग्रेजों ने वेलेस्ली ने घोषणा की कि पूर्व का जो साम्राज्य हमारे पैरों में है एवं अब भारत हमारा है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बिठाया एवं उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग देकर टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को बेलूर में कैद कर लिया गया। 1831 ईस्वी में लॉर्ड बैटिंग ने जो है कुशासन के आरोप में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में लिया तथा लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में जो है बेंटिक द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को दोबारा से पुराने वाडियार राजवंश को लौटा दिया गया। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का 40% व्यय होता था और बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट एवं मिरासीदार राज्य का नामी राजस्व दाता। आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, यहाँ पर नोट में करके लिखा गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेतन सिंह ने किया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा वही युद्ध को जो है यहाँ पर बता दिया गया है, क्योंकि ये बहुत फेमस युद्ध है, तो इसको याद रख लीजिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो है समय टाइम पीरियड ये था और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड जो है ब्रेलस्ट था और महत्वपूर्ण संधि जो है यहाँ पर हुआ था, मद्रास की संधि हुआ था। इस युद्ध के उपरांत जो है किसका संधि हुआ, तो मद्रास का संधि हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था, तो आप लोग को 81 से 84 तक चला था और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और जो है महत्वपूर्ण था यही कि मंगलोर की संधि हुआ था। तृतीय आंग्ल युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच चला था और कर्नवालिस जो है इसका जनरल था, गवर्नर जनरल था इस समय। और यहाँ पर जो है श्री रंगपट्टनम का संधि हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है ये 1799 ईस्वी में हुआ था और इस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था और इस समय मैसूर सहायक संधि और श्री रंगपट्टनम की संधि हुआ था। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सिख साम्राज्य के बारे में, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा केवल। चलिए हम लोग सिख का भी यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर पढ़कर बता रहा हूँ, आप लोग लाइन बाय लाइन मिलाते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक यानी प्रथम गुरु ने की है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। नानक जो है बादशाह बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। 1796 ईस्वी में नानक को तार्किक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास हुआ। नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की शुरुआत की। गुरु नानक ने अनेकों स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला एवं पंगत लंगर स्थापित किए। इसने गुरु नानक एवं अनुयायियों हेतु एक संस्थान का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद पॉइंट है कि सन 1539 ईस्वी में गुरु नानक की जो है करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु बने। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इनका प्रारंभिक नाम जो है लहना था किनका, तो गुरु अंगद का। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाए रखा एवं गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो गुरु ये जो जितने भी सीक्वेंस में गुरु है ये सभी गुरु का नाम आप लोग याद रखिएगा, सभी गुरुओं का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछ लेता है कि चौथे नंबर का गुरु कौन थे, तो
आप लोग वहाँ पर न फंसिएगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा अब यहाँ पर जो है आप लोग को खड़ा होकर ही पढ़ा दूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठकर पढ़ाने में लग रहा है कि अब जो है क्लास को यहीं पर स्टॉप करना होगा। तो हम लोग क्लास को तो स्टॉप नहीं करेंगे, अभी हम लोग चलने देंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या बतलाया गया है, तो तीसरा गुरु तक हम लोग देख चुके हैं। अगला पॉइंट है कि गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए, जैसे हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जिसको लमण को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की एवं गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास द्वारा 22 जो है गद्दियों की स्थापना कर प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की गई। अमरदास यानी बीबी भानी के पति सिखों के चौथे गुरु थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी और इस भूमि पर रामदास ने अमृतसर जलाशय जो है खुदवाया एवं अमृतसर नगर स्थापित किया। वो स्वर्ण मंदिर की नींव रखी और गुरु रामदास ने तीसरे बेटे अर्जुन को गुरु का पद सौंपा एवं यही से गुरु पद पैतृक बन गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु हुए ये, जिन्होंने इन्होंने जो है आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना की। आदि ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणा प्रदत्त प्रार्थना एवं गीतों के साथ कबीर, नामदेव व रैदास की रचनाएं शामिल है। गुरु अर्जुन देव द्वारा अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया गया। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण मरवा दिया। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु हुए और हरगोविंद जी ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के शासन का निर्माण करवाया। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करवाया और मीरी और पीरी गुरु हरगोविंद से संबंधित है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है गुरु हर राय सिखों के सातवें गुरु हुए। मुगलों में उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया, अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। गुरु हरकिशन सिखों के आठवें गुरु हुए। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। चेचक से इनकी अल्प अवस्था मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर जो कि ये सिखों के 9वें गुरु हुए। इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया गया। अगला गुरु गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। तो इनका नाम बहुत फेमस है, इनका नाम याद रखिएगा। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने अपने को सच्चा जो है बादशाह कहा। इनका निवास और शिक्षा ग्रहण स्थान जो है आनंदपुर साहिब एवं कार्यस्थली जो है पाओता थी। इन्होंने प्रत्येक सिखों के लिए 5 जो है ककार यानी केस, कंधा, कृपाण, कक्षा और कड़ा अनिवार्य किया तथा पुरुषों को अपने नाम के अंत में सिंह एवं महिलाओं को अपने नाम के अंत में कौर शब्द जोड़ने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा तथा इसके 2 पुत्र फतेह सिंह व जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान द्वारा दीवार में चुनवा दिया गया था। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने सैन्य संप्रदाय को खालसा में परिवर्तन कर खालसा पंथ की स्थापना की एवं पाहुली प्रणाली व तंत्र विधि से तैयार जल को पाहुल यानी अमृत कहते हैं।
शुरू की। अमृत कहते हैं, इसका शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के धार्मिक ग्रंथ यानी आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया तथा कहा कि जब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने हत्या कर दी और गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल नांदेड़ यानी महाराष्ट्र गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थल है। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर यानी लक्ष्मण देव ने किया। इनका जन्म 1670 ईस्वी में रंजौली गांव में यानी पुंछ जिले में हुआ था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इनका उद्देश्य था कि पंजाब में सिख राज्य स्थापित करना था। इस हेतु जो है लाहौरगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की एवं शहादरा में हजारों मुगल सैनिकों को मरवा दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के फरमान पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह की जो है गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर हत्या की गई। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पंजाब में सिख शक्ति को हानि पहुंचाई। बंदा बंदा के मरने के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे और 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह ने सभी जत्थों के रूप में संगठित किया तथा इन्हें दल खालसा का नाम दिया। दल खालसा को जस्ता सिंह जो है आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। 1753 ईस्वी में दत्त खालसा के राखी प्रथा की शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 5वां भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इससे सिखों का जो है राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ था। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है एक बार। दल खालसा को 12 दलों में बांटा गया जिसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे के पॉइंट को जो हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बतलाया गया है कि रणजीत सिंह इनका जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ। ईस्वी को जो है गुजरावाला में शुकर चकिया मिसल के मुखिया महसिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरता सिंह ने 12 जो है मिसलों में शुकर चकिया मिसल को मुख्य स्थान दिलाया। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का जो है शासक बना। सिख साम्राज्य की नींव जो है 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लाहौर विजय अभियान के दौरान पड़ी थी। इनकी राजधानी लाहौर थी और इसने अदालत ए आला की स्थापना की। सिख अंग्रेजों में संबंध हम लोग देख लेते हैं। सिख और अंग्रेजों में संबंध हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बताया है कि 15 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि संपन्न हुई। रणजीत सिंह के राज्य को 4 सूबों में बांटा गया, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर में। रणजीत सिंह ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर का जो सौंदर्यीकरण करवाया गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने ही कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों के
को एक निगाह से देखता हूँ, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। रणजीत सिंह को जो है शाहशुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली से लूट कर ले गया था। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। हरि सिंह नौला यानी नलवा रणजीत सिंह के सेनापति, विदेशी मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। रणजीत सिंह की मृत्यु जून 1839 ईस्वी में हुई। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी अब जो खड़ग सिंह था। 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा किया। बाद में इनकी नज़र सिख साम्राज्य पर थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1845 से 46 ईस्वी तक चला था, और लाहौर की संधि व भोरवाल की संधि हुई थी 1846 ईस्वी में। सर हुगफ यानी अंग्रेज व सिखों के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ये इतना समय पर चला था, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये है, तो ये 1848 से 1849 ईस्वी में चला था, और सर हुग्फ एवं चार्ल्स नेपियर ने सिखों को पराजित किया। पंजाब का विलय हुआ यहाँ पर। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अंग्रेज एवं सिखों के मध्य कौन कौन सा संधि हुआ था। लाहौर की संधि हुआ था 9 मार्च 1846 ईस्वी को। दोनों पक्षों में हुई इसी के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। भोरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई। इसके तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु ब्रिटिश सेना का प्रवास पंजाब में स्वीकार किया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर और 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। प्रथम चिलियानवाला की लड़ाई द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख नेता शेर सिंह और ब्रिटिश कमांडर गफ के बीच लड़ी गई, एवं द्वितीय लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपोलियन के नेतृत्व में अंग्रेज ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी में लड़ी, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 29 मार्च 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के बाद संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश राज्य में कर दिया गया, और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया, एवं प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। दिलीप सिंह अंतिम सिख राजा था। इनकी मृत्यु अक्टूबर 1839 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में हुई थी। पंजाब विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन किया गया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स गेरनविल मानसेल सदस्य थे। विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय आनंदपुरा साहिब में स्थित है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में है। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, नया पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब से कब तक था, और उसके द्वारा क्या क्या पॉलिसी लाया गया था, क्या क्या जो है उसके द्वारा जो है प्रावधान किया गया था। तो सभी को एक करके पढ़ने में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको जो है अगले सेशन में जो है क्लियर कराया जाए। तो इसके साथ साथ जो है हम लोग आगे के पॉइंट को भी कवर करेंगे अगले सेशन में। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप कि जितना मैं पॉइंट आप लोगों को समझाया हूँ, एक एक करके सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि इतने समझाने के बावजूद भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है किसी भी पॉइंट से संबंधित, तो आप लोग बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। तो आप लोग बतलाइएगा कि जो है इस बुक का पीडीएफ जो है आप लोगों को चाहिए क्या। आप लोग यस या नो में जो है लिखकर जल्दी से बताइए।
तो देखिए, ऐसे तो मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आप लोग को बुक का पीडीएफ स्कैन करता हूँ, यानी जितना भी पॉइंट है सभी का तो स्कैन करके यहाँ पर पीडीएफ बनाता हूँ। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी को जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँ। हमारे पास जो ये बुक है, ये थर्ड जो है पब्लिकेशन का बुक है, थर्ड रिवाइज्ड एडिशन बुक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपके पास सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है, थर्ड एडिशन है या फोर्थ एडिशन है जो लेटेस्ट एडिशन है, यदि आपके पास इन सभी में से कोई भी एक बुक है तो आप लोग को नया बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बुक का पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो हमारे एप्लीकेशन पर चले जाइएगा। एप्लीकेशन का नाम एचपी सर के नाम से है। एचपी सर सर्च करिएगा तो आप लोग के सामने जो है एचपी सर एप्लीकेशन सबसे टॉप में दिखाई देगा। एचपी स्पेस सर लिखिएगा तभी जो है टॉप में आएगा। तो वहाँ पर जो है आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ जो है वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलते चलते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बतलाइए कि यहाँ पर जो है कंप्लीट जो है पॉकेट जी के बुक का रिवीजन चल रहा है। यदि आप भी कंप्लीट पॉकेट जी के बुक का रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ पर जो है अपने पॉकेट जी के बुक को रिविजन करिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम लोग बचे हुए पार्ट को रिविजन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।